हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेलुलर ट्रांसपोर्ट में कि किस प्रकार से जो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है एक सेल से दूसरे सेल में जो आयंस होते हैं या फिर जो उसमें वाटर होता है, तो ये सब किस प्रकार से एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं। तो हम लोग इसी की बात करेंगे। इसमें आज हम लोग डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से सेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है। तो स्टार्ट होता है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन से। आप देखे होंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, अगर सेल मेम्ब्रेन की बात किया जाए तो सेल मेम्ब्रेन में जो है बाई लेयर, यहाँ पर जो बाई लेयर यहाँ पर या कह सकते हैं बाई मॉलिक्यूलर लिपिड की एक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये लिपिड की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। और इसी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो भी सब्सटेंस, जो बाहर का सब्सटेंस है वो अंदर की ओर तथा अंदर का जो सब्सटेंस होता है वो बाहर की ओर आता जाता रहता है। तो ये क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और ये भी आप लोग को पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह एक सेलेक्टिव परमिएबल की भांति कार्य करता है। यह जो है एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की भांति जो है कार्य करता है, अर्थात जो है कुछ ही जो आवश्यक पदार्थ है केवल उन्हीं आवश्यक पदार्थों को अंदर आने या बाहर जाने देता है। तो एक तरह से ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चाहे हम बात करें प्लांट्स की या बात करें एनिमल की, सभी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक अवरोधक का कार्य करता है और इसके द्वारा जो भी आयंस या वाटर है या मिनरल्स है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से विभिन्न माध्यमों के द्वारा अंदर या बाहर आ सकते हैं। तो हम लोग उसी विभिन्न माध्यमों को यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म होती है और कैसे सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया होती है, जिसको हम लोग सेलुलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर ट्रांसपोर्ट। देखिए, अगर सेलुलर ट्रांसपोर्ट की बात किया जाए तो जो वाटर है या मिनरल्स है या जो भी उसमें आयंस होते हैं, ये सभी के सभी जो है दो फॉर्म यानी दो रूपों के द्वारा दो प्रकार से जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन करता है क्या, एक तो जो सेल होता है उस सेल को जो है उसके शेप को बनाए रखने का कार्य करता है और दूसरे जो सेल होते हैं उस सेल से जोड़े रखने का भी कार्य करता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के कार्य होता है। और सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो सेल मेम्ब्रेन बना होता है जो है वहां पर फास्फोलिपिड के बने हुए होते हैं और साथ में उसमें कुछ जो है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार से जो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है, चाहे वो आयंस में हो चाहे वो वाटर में हो रही हो, तो ये जो होता है ये दो प्रकार से होता है। पहला होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है मींस निष्क्रिय परिवहन। इस निष्क्रिय परिवहन या इसको निश्चेष्ट परिवहन भी कह सकते हैं। जो निष्क्रिय परिवहन पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो प्रक्रिया होती है इसमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। याद रखिएगा, जहां पर भी निष्क्रिय क्रियाएं होती है वहां पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, नो एनर्जी लॉस। यानी यहां पर जो है ऊर्जा का जो है व्यय नहीं होता है। तो ऊर्जा का व्यय इस प्रक्रिया में नहीं होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया में। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया है इसमें ऊर्जा का व्यय भी नहीं होता। साथ में अगर आप देखें कि जो मैंने बनाया था अभी कोई स्ट्रक्चर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता होगा कि वो एक लिपोफिलिक होता है, मतलब जो है वसस नहीं होता है बट हाइड्रोफोबिक होता है, जलरोधी होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक होता है। तो वहां पर इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि बिना एनर्जी के व्यय किए हुए जो है वो जो है जो भी सब्सटेंस है वो सब्सटेंस जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर नीचे की ओर गति करता है। आपको इतना याद रखना है कि इसमें जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार नीचे की ओर पदार्थों का गमन होता है, यानी पदार्थों की गति होती है ये यहाँ पर। अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स। ये भी कितने होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स
देयर आर टू टाइप्स। ये भी दो प्रकार से होता है, जो निश्चित परिवहन होता है ये भी दो प्रकार का होता है। सबसे पहला इसमें होता है सिंपल डिफ्यूजन। अब यहीं पर आ रहा है डिफ्यूजन की बात करते हैं कि आखिर ये सिंपल डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन की सबसे पहले मैं एग्जांपल आपको दे दूं, डिफ्यूजन होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी कमरे में अगर हम एक अगरबत्ती को जला दें तो उसका जो धुआं होता है धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाता है। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। मींस जब कोई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जब कोई भी मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर वाटर की बात नहीं होती क्योंकि डिफ्यूजन में हो जाता है ये तीनों फॉर्म में होता है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जब मॉलिक्यूल्स का जो है मूवमेंट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। यहां पर शब्द है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू किस प्रकार से जो भी आयंस है या वाटर है वो किस प्रकार से एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके उस तरफ प्रवेश करेगा। ध्यान देंगे कि जो सिंपल डिफ्यूजन है इसमें यह बताना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस पार वाला जो भी सब्सटेंस है वो किस प्रकार से उस पार जो है प्रवेश करता है। ठीक, देखिए आप उसके लिए और फिर जो सेल मेम्ब्रेन है अभी जैसे मैंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेलेक्टिव परमिएबल होता है। सेलेक्टिव परमिएबल होता है मींस ऐसे नहीं कि कोई भी पदार्थ जो इस पार है जो आउटर फॉर्म में है वो जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रवेश कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो पहला चीज सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल, और दूसरा मैंने बताया कि यह जो है लिपोफिलिक होता है, लिपोफिलिक एंड जो हाइड्रोफोबिक। अब देखिए यहां पर देखिए और ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें हम। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होता है और इसमें जो भी यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स को ही केवल अंदर या बाहर आने देगा, क्योंकि यहां पर चयन कर रहा है ऐसे ही मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर आने देगा जो मॉलिक्यूल लिपोफिलिक हो और हाइड्रोफोबिक हो। जो लिपोफिलिक हो और हाइड्रोफोबिक होता है, जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें O2 हो गया, O2 हो गया, CO2 हो गया, N2 हो गया, NH3 यानी अमोनिया हो गया, H2O2 हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, ETC। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं ये यहां पर लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक होता है और ये आसानी से, जैसे मान लेते हैं ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन को आसानी से जो है ये सब सब्सटेंस है ये यहां पर है तो ये आसानी से इसको पार करके इस तरफ प्रवेश कर जाएगा। तो यहां पर देख रहे किसी प्रकार का कोई एनर्जी नहीं जो है यहां पर खर्च हो रहा है और किसी प्रकार का कोई बीच में कोई भी द्वार नहीं है, कोई गेट नहीं है, ना ही कोई पोर है, बस क्या है एक सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है और इस पार का जो सब्सटेंस है वो आसानी से जो उस पार प्रवेश कर जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन। बट ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं पदार्थों को O2, CO2, N2, NH3 या H2O2 को ही करता है, ये डिफ्यूज करता है बस। बट इसमें जो है जो यूरिया होता है, अगर यूरिया की बात करिए तो ये थोड़ा सा बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये पोलराइज्ड मॉलिक्यूल हैं, ये ध्रुवित जो है होते हैं मॉलिक्यूल्स हैं। और यूरिया का भी जो है ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है। तो ये आपका जो था प्रोसेस ये सिंपल डिफ्यूजन है कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी सहायता के जो सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर है वो आसानी से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके छन करके कह सकते हो ये दूसरे तरफ प्रवेश कर जाए। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। किसी प्रकार का एनर्जी लॉस इसमें नहीं हो रहा है, तो ये होता है सिंपल डिफ्यूजन। इसमें ये सारे पदार्थ के साथ साथ यूरिया का भी जो डिफ्यूजन होता है वो भी सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है। अब बात करते हैं दूसरा, इसमें ये तो था सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देखिए जो सिंपल डिफ्यूजन है ये क्या कर रहा है, एक तो बहुत ही जो छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स है इसको छोड़ करके, यूरिया को छोड़ करके
जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स है उनको आसानी से पार कर जा रहा है। अब मान लेते हैं कि यहां पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आ जाए जो चार्ज सल्यूट में हो, यानी चार्ज सल्यूट हो पूरी तरह से, और इसके साथ में कुछ लार्ज जो है पोलराइज्ड मॉलिक्यूल आ जाए। यानी कैसे आ जाए, मान लेते हैं इसमें कुछ ऐसे सल्यूट आ जाए जो चार्ज्ड हो, यानी चार्ज सल्यूट आ जाए, या फिर जो है जो माइक्रो यानी लार्ज जो मॉलिक्यूल्स है, लार्ज पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स है, अब इस प्रकार के पदार्थ आ जाएं। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे न्यूक्लियोटाइड आ गया, न्यूक्लियोटाइड है या शुगर है, तो ये सब क्या होते हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और लार्ज पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्रुवित होते हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो सिंपल डिफ्यूजन है, ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया यहां पर नहीं हो पाती है, क्योंकि अब ये इसको जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको आसानी से पार नहीं कर सकता। अब इसको आसानी से पार नहीं कर सकता। अब आसानी से यानी कि जब जो है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये सारे सब्सटेंस क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो इसको क्रॉस कराने के लिए निश्चित रूप से हमें यहाँ पर जो है कुछ स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए। एक ऐसा प्रोटीन चाहिए जो भी लार्ज सब्सटेंस है, लार्ज पोलराइज्ड सब्सटेंस है, उन सब्सटेंस को उस तरफ जो है भेज सके, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर सके। तो अब ये जो स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है ये भी दो प्रकार का हो जाता है। जो स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये भी दो प्रकार का हो जाता है। पहला इसमें होता है, अगर पहली बात करें तो उसको चैनल प्रोटीन, पहला होता है चैनल प्रोटीन। देखिए चैनल प्रोटीन कैसे होते हैं और कहां पर पाया जाता है। अब इसी चीज को अगर हम समझे यहीं पर थोड़ा सा, आपको इसको हटा देते हैं। चैनल प्रोटीन को अगर समझे तो ये मान लेते प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी के बीच में यहां पर जो है कुछ ऐसे पोर्स बने होंगे, ये तो ये क्या है, चैनल प्रोटीन का यहां पर काम करता है। ये चैनल प्रोटीन क्या करता है, जैसे देख रहे हैं कि एक गेट के फॉर्म में यहां पर प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, आयंस और वाटर को जो है ये क्रॉस करा देता है उस तरफ, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ। अब ये जो होता है ये प्रोटीन है, ये क्या है, ये प्रोटीन का बना हुआ चैनल है प्रोटीन, और ये हो गया इसका पोर। तो जो प्रोटीन से घिरे हुए छिद्र होते हैं उन छिद्रों को हम कहते हैं यहां पर जो है पोरिन्स। इस शब्द को आपको याद रखना है, उसको क्या कहते हैं, पोरिन्स। इस पोरिन्स के द्वारा क्या होता है कि जो आयन है उस आयन को जो है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरी तरफ जो है भेजा जाता है। तो जो पोरिन्स होता है, इस पोरिन्स के द्वारा जो भी आयंस होते हैं बड़ी तेजी से इस तरफ चले जाते हैं। अब देखिए, अब यहां पर मार्ग मिल रहा है। अब अगर मार्ग मिल रहा है तो इसका मतलब यहां पर डिफ्यूजन की प्रक्रिया को बहुत ही सहज कर दिया गया, और इतना सहज कर दिया गया है कि अब बड़ी तेजी से मॉलिक्यूल्स उस तरफ जाएंगे। क्योंकि आप सिंपल डिफ्यूजन में क्या है कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स जाएंगे, और जब कुछ डिफ्यूज करता है तो बहुत स्लो मूवमेंट चलता है। बट अगर आप एक रास्ता खोल दीजिए, जैसे कहीं पर आप बैरियर लगाएं, कपड़ा लगाएं और उससे पानी को छान रहे, तो कहीं ना कहीं जो फ्लो है जल का वो रुक जाएगा। लेकिन अगर उसी में कहीं छिद्र कर दीजिए तो वहां से जो फ्लो है वो और तेजी से हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, जो आयंस होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में आयंस जो होते हैं वो क्रॉस करने लगते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। कितने, तो यहां से अप्रॉक्स 10 to power 8 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड पर चैनल यहां पर से जो है क्रॉस करने लगते हैं। तो इसको कहते हैं पोरिन्स। कुछ में क्या होता है, जल के लिए भी एक मार्ग होता है, जैसे कि प्लांट सेल मेम्ब्रेन में वाटर के लिए भी जो है एक छिद्र होता है जिसके थ्रू वाटर जो है केवल जाता है। ये तो आयंस के लिए था, अब यहां पर वाटर के लिए है। तो ये वाटर जो है यहां से मूव करता है, इसको कहते हैं, अगर जो वाटर जो है मूव कर रहा है, वाटर वाला जो है वाटर चैनल जो है, तो इसको नाम दिया गया है एक्वापोरिन्स। और ये जो एक्वापोरिन्स होता है
ये प्लांट्स के सेल मेम्ब्रेन में सबसे अधिक पाया जाता है। प्लांट्स के सेल मेम्ब्रेन में सबसे अधिक पाया जाता है क्योंकि प्लांट्स में जो है लगातार वाटर को भी मूव कराना रहता है। ठीक, तो ये आपका हो गया यहाँ पर। अब हालांकि ये दो प्रकार का होता है, यहाँ पर भी आपको जो है दो प्रकार के मिलेंगे। एक जो होगा इसमें जो है वो कुछ जो होंगे एकदम छिद्र होंगे, यानी पोरन, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरी तरह से छिद्र है और ये यहां से निकल गया, तो यहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं होता है, छिद्र रहता है, पोरिंस रहता है, इसके थ्रू आयंस जो होते हैं वो आसानी से चले जाते हैं। बट कुछ क्या होते हैं, गेटेड होते हैं। बट कुछ क्या होते हैं, चैनल गेटेड चैनल होते हैं। गेटेड चैनल होते हैं मतलब ऐसे नहीं कि चाहे जब वो जो है खुले रहे और चाहे जब कोई भी पदार्थ अंदर आए जाए बाहर आए जाए कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तो गेटेड चैनल क्या करते हैं, ये जो होते हैं किसी विशेष प्रकार का जब अनुक्रिया होता है, जब कोई उद्दीपन देते हैं, जब उद्दीपन देते तब वो अनुक्रिया करता है, तब जाकर के गेट ओपन होता है। जैसे दरवाजा है, आपका गेट लगा है घर पे, तो जब गेट लगा है तो जब उसमें आप प्रवेश करेंगे तभी आप गेट को खोलेंगे, अन्यथा आपको गेट को बंद रखना है। तो जब यहां आवश्यकता होती है उस समय गेट को ओपन करते हैं। तो ये किसी विशेष उद्दीपन के प्रति जब अनुक्रिया करता है, किसी विशेष जब उद्दीपन आता है तब ये गेट जो है, ये चैनल जो गेटेड है, गेटेड चैनल है, ये तब ओपन होता है और तब सब्सटेंस जो है अंदर या बाहर आ जा सकता है। ठीक, यहां से आपको क्लियर हुआ। मीन्स ये हमेशा कैसे रहेंगे, क्लोज्ड फॉर्म में होंगे। बट जब कोई स्टिमुलेट करते हैं, इसको उद्दीपन देते हैं, तब जाकर के ये ओपन हो जाता है। और कुछ में तो ऐसा होता है गेटेड चैनल जो कि इलेक्ट्रिकल, जब उसको स्टिमुलेट करते हैं तभी जाकर के खुलता है। कुछ क्या होता है कि जब हम उसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट किया जाता है, तब जाकर के ओपन होता है। तो इस ऐसा क्या होता है, ऐसा हमारे शरीर में पाया जाता है। जैसे न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स कब जो है खुलते हैं, न्यूरॉन्स के जो गेटेड चैनल होते हैं, जब उसमें इलेक्ट्रिकल यानी जो स्पंदन दिया जाता है, जैसे मान लेते हैं कि वहां पर पल्स भी रहता है, तो जब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट दिया जाता है, वैद्युत उद्दीपन दिया जाता है, तब जाकर के न्यूरॉन्स में खुलता है और सोडियम पोटेशियम जो पंप होते हैं खुलते हैं। उसके बाद जो है सोडियम अंदर या पोटेशियम अंदर, कैल्शियम, तो इस तरह से वहां पर जो प्रोसेस चलती है। तो ये जो था ये चैनल प्रोटीन होते हैं। क्या है, चैनल प्रोटीन। दूसरा है कैरियर प्रोटीन। दूसरा है कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन आपने देखा कि किस प्रकार से चैनल प्रोटीन के द्वारा जो भी सब्सटेंस है वो सब्सटेंस इस पार से उस पार प्रवेश किया। चैनल प्रोटीन्स पे आपको याद क्या रखना है, पोरिन्स को याद रखना है, जो जिसके द्वारा सबसे अधिक मात्रा में जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस है, वो सबसे अधिक मात्रा में पर सेकेंड 10⁸ मॉलिक्यूल्स पर चैनल जो है वो वहां से मूव करता है। वाटर चैनल, जो प्लांट्स होते हैं उस प्लांट्स में वाटर चैनल के लिए एक्वापोरिस होते हैं, और कुछ इसमें ये तो ओपन रहते हैं, बट इसमें कुछ गेटेड चैनल भी प्रेजेंट होते हैं। गेटेड वाला क्या होता है, हमेशा बंद रहता है, जब तक हम किसी स्टिमुलेट करते हैं, उद्दीपन देते हैं, तभी ये खुलता है। और कुछ तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट देने पर ही खुलता है, जैसा कि हम लोग की बॉडी का न्यूरॉन्स होता है। तो ये तो था चैनल प्रोटीन। दूसरा आता है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या कार्य करता है, देखिए कुछ ऐसे भी आयंस होते हैं जो आयंस इसके थ्रू नहीं जा सकते हैं, ना पोरिन्स के थ्रू जा पा रहे हैं और ना ही सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जा पा रहे हैं। बट ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पर एनर्जी लॉस भी ना हो। क्यों नहीं एनर्जी लॉस हो, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेटेड पढ़ रहे हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ही हो गया कि यहाँ पर एनर्जी का यूज नहीं करना है। तो कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन वाले में क्या होता है, इस प्रकार जो है इसमें पोर्स जो होता है वो एब्सेंट होता है। पोर्स का कोई काम नहीं है यहाँ पर, पहले आप जान लीजिए। पोर्स का यहाँ पर यानी छिद्र का कोई भी यहाँ पर रोल नहीं है कैरियर प्रोटीन में। कैरियर प्रोटीन में क्या होता है, स्पेशल टाइप के कुछ प्रोटीन होते हैं जिसको हम लोग कैरियर प्रोटीन ही कहते हैं। ये कैरियर प्रोटीन में कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर बने होते हैं, जैसे मान लेते हैं इसे मैं बना रहा हूं एक ऐसे, यही मान लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं। ये इधर मान लेते हैं इनर साइड है और उधर जो है ओपन साइड, ये आउटर साइड, ठीक है। मान लेते सिलेक्ट बना देते हैं फिर से, ठीक। ये मान लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस पार जो है ये इस प्रकार के कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कैरियर प्रोटीन कहलाते हैं। ये कैरियर प्रोटीन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसके लिए पूरी तरह से परमिएबल होता है, मतलब ये अंदर आए अंदर बाहर जो है आ जा सकते हैं, इनको रोकने वाला कोई भी नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं बड़ी आसानी से, अब इसके मान लेते हैं यहाँ पर आयंस जो है प्रेजेंट है, ये आयंस यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये यहाँ से इस पार जाते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेदते हुए चले जाते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको रोक नहीं सकता है, और जा करके इस जो आयंस होता है उस आयन से जो है जा करके जुड़ जाते हैं इस तरह से। तो ये जुड़ करके क्या करते हैं, अब इसको वापस ला करके यहां पर फिर से इसको छोड़ देते हैं। तो जो आयंस होता है वो आयंस इस कैरियर प्रोटीन के द्वारा आसानी से यहां पर जो है प्रवेश कर जाता है। यानी यहां पर क्या हो रहा है, किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है, पहली चीज आपको याद रखना है, इसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, और यहां पर आयंस को लाने के लिए, आयंस को लाने ले जाने के लिए विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिसे हम कैरियर प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कैरियर प्रोटीन होता है इसमें स्पेसिफिक साइट होता है, स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होता है, और इसी स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट से जो है जो भी आयंस होते हैं वो आयन जुड़ते हैं, और उस आयन को ला करके यहाँ छोड़ करके फिर चले जाते हैं और दूसरे आयंस को लेने चले जाते हैं। हालांकि इसके थ्रू जो यहाँ पर आयंस का मूवमेंट हो रहा है वो जो है इस जो चैनल प्रोटीन है इससे थोड़ा कम होता है। चैनल प्रोटीन में मैंने कहा 10⁸ मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड पर चैनल, इतने मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्रॉस कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, कैरियर प्रोटीन वाले में 10⁶ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं देन चैनल प्रोटीन के। यानी इससे क्या होते हैं, केवल और केवल जो है यहां से 100 से लेकर के 1000 जो है मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड जो है ये यहां से क्रॉस करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यानी कि कहीं ना कहीं इसकी तुलना किया जाए चैनल प्रोटीन की तुलना में कैरियर प्रोटीन के माध्यम से बहुत ही कम मात्रा में आयंस जो होता है वो आयंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार आ जा सकते हैं। तो ये था पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें मैंने कहीं पर भी एनर्जी की बात नहीं की, एनर्जी लॉस की बात नहीं की, और सिंपल सी प्रोसेस चल रहा है जिसमें एक सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रहता है। और इसके द्वारा जो भी वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एंड जो मिनरल्स हैं एंड जो आयंस हैं उनका ट्रांसपोर्ट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो है आर पार किया जा सकता है। तो ये पहला जो था ये था पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है उसको समझेंगे। तो सेकंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ चीजों को आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म नहीं पता है तो आपको कंपटीशन में बैठेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। किस चीज को भी यहां पर ध्यान देना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सबसे पहली चीज कि इसमें एनर्जी का लॉस होगा। बहुत ही आसान सी चीज है, आपको याद रखना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर शब्द आ रहा है, सक्रिय परिवहन शब्द आ रहा है जिसको हम लोग सचेष्ट यानी चेष्ट परिवहन भी कहते हैं, अगर ये शब्द आ रहा है तो इसका मतलब यहां पर एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी निश्चित रूप से यहां पर लॉस होगी। और ये जो है जो कंसंट्रेशन वो डिफ्यूजन ग्रेडियंट होता है, उस डिफ्यूजन ग्रेडियंट के अपोजिट काम करता है, यानी एंटागोनिस्ट होता है। किसके? जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट होता है, डिफ्यूजन ग्रेडियंट, इस डिफ्यूजन ग्रेडियंट का यह जो एंटीगोनिस्ट होता है, यानी कह सकते हैं इसका अपोजिट होता है, इसका विरोधी होता है। तो एंटागोनिस्ट ऑफ डिफ्यूजन ग्रेडियंट, तो जो यहां पर जो है डिफ्यूजन ग्रेडियंट है उसके जो है विरोध में यहां जो कार्य करता है। अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये भी दो प्रकार से होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी जो प्रक्रिया होती है ये भी दो प्रकार से होती है। देयर आर टू टाइप्स, देयर आर
टू टाइप्स, दो प्रकार से यहां पर भी प्रक्रिया होती है। अब ये कौन कौन सी, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पहली चीज आपको पता चल गया, जिसमें एनर्जी का लॉस होना है, लेकिन वो एनर्जी का लॉस होता कैसे, उस चीज को यहां पर समझेंगे। तो पहला इसमें आ जाता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी पहली इसकी हेडिंग होती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया है, तो मैंने भी कहा कि इसमें एनर्जी लॉस हो रही है, इसमें क्या है, एनर्जी लॉस हो रही है। अब एनर्जी लॉस हो रही तो निश्चित रूप से यहां पर एनर्जी के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। और किसका हाइड्रोलिसिस होता है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी या फिर जो है जो पायरोफॉस्फेट होता है, इसका हाइड्रोलिसिस होता है और इसी के थ्रू एनर्जी मुक्त होती है और इसी एनर्जी का उपयोग वो अपने सक्रिय परिवहन में करता है। क्लियर हुआ? मींस क्या हो रहा है, यहां पर हाइड्रोलिसिस हो रहा है, आप एटीपी या पायरोफॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस होता है और इस हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप जो भी एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी का यूज वो अपने जो है सक्रिय परिवहन में करता है। इस तरह से हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर लाइसिस, आपको इसको ध्यान देना है। इसमें होता क्या है कि जो एटीपी या पायरोफॉस्फेट एनर्जी कन्वर्ट होता है, तो इसमें जो विशेष प्रकार के जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसको हम लोग जो है ट्रांसपोर्टर्स के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग ट्रांसपोर्टर्स के नाम से जानते हैं। ट्रांसपोर्टर्स होता है, टर्स कहते हैं, या इसको हम लोग जो है पंप भी कह सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं, पंप के नाम से जानते हैं। यानी इसको ट्रांसपोर्टर्स कहिए या पंप कहते हैं। जैसे बहुत सारे पंप होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप, फास्फेट पंप यानी फास्फोरस पंप, फास्फोरस पंप, जी इस तरह से। तो ये चीज जो आप देखते हैं, इसमें सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, कैल्शियम पंप होते हैं, फास्फोरस पंप होते हैं। तो ये पंप के द्वारा, अब इस चीज को याद रखिए, ये जो पंप है ये आपका जो क्या नाम है, चैनल प्रोटीन है, वो चैनल प्रोटीन नहीं है। इस चीज को भी आपको याद रखिए, ये चैनल पाथवे नहीं है, चैनल प्रोटीन नहीं है, ये केवल एक पंप है जिसे हम ट्रांसपोर्टर्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे इसमें सब, जैसे मान लेते एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे आसान सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, ये जो एक्टिव होता है, ये यहां पर एक एंजाइम बनता है जब एटीपी का विघटन होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ये सोडियम पोटेशियम पंप खुलता है और सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस जो होता है वो अंदर या बाहर आते जाते रहते हैं। तो इस प्रोसेस में जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसको हम लोग ट्रांसपोर्टर्स के नाम से जानते हैं या इसको पंप कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पंप पाए जाते हैं और इस पंप के द्वारा जो भी आयंस हैं, वो आयंस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊर्जा की सहायता से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ जा सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है, इस चीज को भी यहां पर ध्यान देना। देखिए जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज नोन एज को ट्रांसपोर्टर्स। इसको हम लोग जो है कह सकते हैं को ट्रांसपोर्टर्स। इट इज नोन एज को ट्रांसपोर्टर्स। जिस प्रकार से यहां पर हमने ट्रांसपोर्टर्स वर्ड का यूज किया था, यहां पर को ट्रांसपोर्टर्स वर्ड यूज किया जाता है जो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं। इसमें भी क्या होता है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें एक साथ दो भिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स, ध्यान रखें, इसमें एक साथ दो भिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स का आवागमन होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक साथ दो भिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स का आवागमन होता है। या इसके अलावा इसमें क्या होता है कि एक प्रकार के अणु जो होता है वो किसी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की ओर
जो है नीचे की ओर गति करता है। मान लेते हैं कि कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक सब्सटेंस है, यहां पर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस जो होता है ये यहां पर जो है कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अनुसार ये यहां पर नीचे की ओर गति करता है अगर एक, तो दूसरा वाला जो होगा, जो होता है यहां पर मॉलिक्यूल्स, वो ऊपर की ओर गति करेगा, यानी एक दूसरे के एंटेगोनिस्ट होंगे, यानी विपरीत होंगे। तो यहां पर यह प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें दो प्रकार का होता है, एक होता है सिम्पोर्ट और एक होता है एंटीपोर्ट। एक होता है सिम्पोर्ट और दूसरा होता है एंटीपोर्ट। दोनों को समझेंगे होता क्या है। देखिए सिम्पोर्ट्स का मतलब होता है कि जब, जैसे मान लेते ये यहां पर मैं एक चित्र से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप इसको समझ लीजिएगा। ये यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बना दिया, ठीक। अब यहीं पर बीच में यहीं पर सोडियम चैनल आयंस या जो भी यहां पर खुले होंगे पाए जाएंगे इस तरह से। सिम्पोर्ट में क्या होगा, इस सिम्पोर्ट वाले प्रोसेस में, कि दो मॉलिक्यूल्स होंगे और दोनों मॉलिक्यूल्स एक साथ जो है ये प्रवेश करेंगे यहां पर, तो इसको कहेंगे सिम्पोर्ट। मतलब कि गमन क्या है, एक साथ और एक ही दिशा में अगर हो रहा है तो उसको हम सिम्पोर्ट कहेंगे। और जबकि एंटीपोर्ट क्या होता है, इसमें अगर एंटीपोर्ट का ही बना दें, एक मॉलिक्यूल का जो मार्ग होगा वो इधर होगा और दूसरे का जो मार्ग होगा वो इधर होगा। तो इस तरह से एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं, यानी एक साथ भी गति कर सकते हैं और एक दूसरे के विपरीत करते हैं, इसको हम लोग एंटीपोर्ट कहते हैं। इसमें एक शब्द आता है यूनिपोर्ट, ये यूनिपोर्ट भी होता है। यूनिपोर्ट में क्या होता है कि जब एक ही मॉलिक्यूल्स, एक बार में एक ही मॉलिक्यूल जो होता है वो सक्रिय परिवहन करे तो उसको यूनिपोर्ट कहते हैं। और वैसे तो सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट दो इसमें होते हैं। और ऐसे जो मॉलिक्यूल्स सिम्पोर्ट के रूप में जो है गति करते हैं उसको हम सिम्पोर्टर्स कहते हैं, और जो एंटीपोर्ट के फॉर्म में गति करते हैं उसको हम लोग एंटीपोर्टर्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है, जो भी आयंस है या प्रोटीन है या मिनरल्स है, वो इसके थ्रू जो है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो है विभिन्न माध्यमों से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार आ जा सकते हैं। तो ये जो आपका जो टॉपिक था ये था कि किस प्रकार से सेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है, किस प्रकार से सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है, और जो वाटर और आयंस होते हैं किस प्रकार से जो कोशिका कला, उस कोशिका कला के आर पार आ जा सकते हैं। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आएगा। अगर आप लोग को ये समझना तो इसकी वीडियो को आप दोबारा जरूर देखिए, जितनी बार समझना उतनी बार इसको आप जितनी बार देखेंगे उतना ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके इसी पर पूरा बेस्ड है। जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो पूरा इसी पर बेस्ड रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को जो है लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।